हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल पर। जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कुर्ट लेविन के अधिगम सिद्धांत पर। जो कुर्ट लेविन ने अपना क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया उस पर हम चर्चा करेंगे। ये आपका बीएड के शिक्षण एवं अधिगम के अंतर्गत पूछा जाता है। बीएड में आता है टॉपिक आपका, टेट, सुपर टेट, रीट, डीएलएड में पूछा जाता है टॉपिक आपका। ये बहुत कम जगह मिलेगा आपको, बहुत कम किताबों में मिलेगा। तो इस टॉपिक पर आज हमारी चर्चा होगी। तो इसके हम नाम जानेंगे, किसने प्रतिपादित किया, इसमें जो है हम कुर्ट लेविन का तर्क जानेंगे, कुर्ट लेविन का व्यवहार का सूत्र जानेंगे, कुर्ट लेविन के क्षेत्र अधिगम सिद्धांत को समझेंगे कि उनका जो टोपोलॉजी थी वो किस प्रकार की थी, उनके जो शब्द हैं उनकी परिभाषाओं को जानेंगे। तो इन सब पर हमारी चर्चा होगी एक एक करके। इन पर आज आप बने रहिएगा इस वीडियो के अंत तक। आपको जो कुर्ट लेविन के बारे में जितने भी डाउट हैं वो समझ में आएंगे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। सबसे पहले देखते हैं क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। इसे हम बोलते हैं फील्ड थ्योरी। ये दिया था आपका, जो प्रतिपादित किया था 1917 में कुर्ट लेविन ने किया था। कुर्ट लेविन ये आपके सामने आप देख सकते हैं। इनकी थ्योरी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, मतलब क्षेत्र अधिगम के सिद्धांत को, फील्ड थ्योरी को हम अन्य नाम से भी जानते हैं। लक्ष्य का सिद्धांत, अधिगम का तल रूप सिद्धांत, प्रकृति दिशा का सिद्धांत, सदिश का सिद्धांत, सही दिशा का सिद्धांत, समूह गति का सिद्धांत, व्यवहार गति का सिद्धांत, गत्यात्मक विकास का सिद्धांत और समूह गतिशीलता का सिद्धांत। ये इसके अन्य नाम है। तो कुर्ट लेविन ने जो 1917 में क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत दिया था उसके बारे में उनका तर्क क्या था, वो कहना क्या चाहते थे, उस पर देखते हैं चर्चा। सबसे पहले कुर्ट लेविन के अनुसार प्राणी के व्यवहार को उसके वातावरण से अलग नहीं किया जा सकता। यानी कि जो प्राणी है उसके व्यवहार को और उसके वातावरण को हम अलग नहीं कर सकते। प्राणी के व्यवहार में उसके वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि किसी भी प्राणी का व्यवहार उसके वातावरण से बहुत इफेक्ट होता है। जिस प्रकार का उसका वातावरण होगा उसी प्रकार का उसका व्यवहार में चेंजेस हो जाएंगे वातावरण के अकॉर्डिंग। यदि वातावरण नहीं हुआ तो व्यवहार की कल्पना कर पाना संभव नहीं है। यदि किसी प्राणी का कोई वातावरण नहीं है या उस वातावरण का हमें ज्ञान नहीं है तो उसके व्यवहार का हम जो है कल्पना नहीं कर सकते, उसके अंदर जो व्यवहार डेवलप नहीं हो सकता। इनके अनुसार किसी प्राणी के व्यवहार को अगर समझना है तो सबसे पहले उसके वातावरण को समझेंगे हम। यानी कि किसी प्राणी के हम व्यवहार की समझने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसके वातावरण को, उसके आसपास के जो भी संसाधन है, प्राकृतिक वातावरण, भौतिक वातावरण, जो भी चीजें हैं उस पर हम उसे समझ जाएंगे, तभी हम किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझ सकते हैं। कुर्ट लेविन का मानना है कि कुछ बल हमारे व्यक्तित्व से होते हैं, यानी कि कुछ बल जो हमारे व्यक्तित्व, हमारी पर्सनैलिटी से डेवलप होते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं एवं इच्छाओं पर आधारित होते हैं, तथा कुछ ऐसे बल होते हैं जो हमारे सामाजिक प्राकृतिक वातावरण में होते हैं, हमें प्राकृतिक एवं सामाजिक संगठन के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। यानी कि कुछ बल जो कुछ शक्ति हैं वो हमारे मतलब पर्सनैलिटी से अंदर से हमारे डेवलप होती हैं, हमारे जो भी हमारी आवश्यकताएं, जो भी हमारी इच्छाएं हैं उस बल पर आधारित होती है। लेकिन कुछ चीजें हमें वातावरण, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण से मिलती है, जो प्राकृतिक और सामाजिक संगठन के अनुसार हमें व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। प्राणी की इच्छा बल का काम करती हैं ये चीजें। प्राणी की इच्छाओं से उत्पन्न दोनों के मध्य अंतःक्रिया से इच्छा का एक नया रूप मिलता है जिसे हम परिणाम बल कह सकते हैं। तो कुर्ट लेविन का तर्क था कि जो कुछ भी है वातावरण के बगैर जो है व्यक्ति के जो व्यवहार की हम कल्पना नहीं कर सकते। व्यक्ति के व्यवहार की कल्पना करनी है तो उसके वातावरण की चर्चा, वातावरण का ज्ञान करना हमें जरूरी है। कुर्ट लेविन ने एक व्यवहार का सूत्र दिया है, उस सूत्र को देखते हैं। यानी कि फील्ड थ्योरी के अंतर्गत एक उन्होंने सूत्र दिया तो उस पर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मानव व्यवहार व्यक्ति और मानव का प्रतिफल है, मतलब व्यक्ति और वातावरण का प्रतिफल है। यानी जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, और जो वातावरण है उसका प्रतिफल है, ये कहा है कुर्ट लेविन ने। तो मानव के व्यवहार के बारे में उन्होंने सूत्र दिया, B बराबर F ब्रैकेट E गुणा P। यानी कि B यहां पर जो बात करता है वो करता है व्यवहार की, और F करता है क्षेत्र की। क्षेत्र यानी कि जिस क्षेत्र में व्यक्ति रह रहा है, जिस वातावरण में व्यक्ति रह रहा है, जिस एरिया में व्यक्ति सीमित है, जहां पर वो अपने क्रियाकलाप कर रहा है। और E का मतलब है उसका मनोवैज्ञानिक पर्यावरण वातावरण, यानी कि जो उसके चारों तरफ मनोवैज्ञानिक और उसका जो पर्यावरण वातावरण है उसको संबोधित करता है E। और P जो है मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है, यानी कि
पी को पर्सन को जो है यहाँ पर कोर्टेलेविन ने जो बताया है वो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बताया है, यानी कि कोर्टेलेविन के अनुसार जो व्यक्ति है वो एक मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति है। तो यहाँ पर जो मनुष्य है, मनुष्य और वातावरण का जो गुणनफल है उसे एफ से गुणा कर देते हैं, क्षेत्र के गुणनफल के बराबर जो है व्यवहार होता है। तो व्यवहार क्या हुआ, व्यक्ति और व्यक्ति का क्षेत्र और व्यक्ति का वातावरण से जो उसका गुणनफल प्रतिफल प्राप्त होता है वो क्या होता है, व्यवहार होता है। ये इस सूत्र से उन्होंने समझाने की कोशिश की। इसके बाद कोर्टेलेविन ने एक अपने सिद्धांत को, अधिगम के सिद्धांत को समझाने के लिए इस तरीके का एक डायग्राम दिया है, एक जो है टोपोलॉजी विकसित की है। उनका कहना है कि ये जो है, जो ये लाइन है आपकी, ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये जो लाइन है ये आपकी जो है दर्शाती है कि ये जीवन दायरे की सीमा है, यानी कि जीवन दायरे की सीमा, इसके अंदर सब जो है ये क्षेत्र जो है, जितना भी खाली क्षेत्र है जिसमें सब चीजें हो रही हैं, ये क्या है, एक तरीके का जीवन दायरा है, यानी कि मनुष्य का जीवन दायरा ये है। और मनुष्य या जो पर्सन है वो कहाँ है, ये है, इसके बीच में बैठा है, ये मनुष्य और पर्सन। मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बोलते हैं जिसे कोर्टेलेविन, मतलब व्यक्ति को उन्होंने मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बोला है। तो पर्सन यहाँ पर बैठा हुआ है, पर्सन के चारों तरफ एक सीमा है जिसे आवश्यकता एवं योग्यता की सीमा है। ये जो है इसकी आवश्यकताएं और योग्यताएं हैं मनुष्य की, चारों तरफ जो मनुष्य के आवश्यकता और योग्यताएं होती हैं मनुष्य की अपनी, हर किसी मनुष्य की अलग होती है। और ये जो है इसके व्यक्ति की हदें हैं, ये इससे बाहर व्यक्ति नहीं जा सकता, यानी कि ये जो रेखा है व्यक्ति की हदें हैं। अब ये व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति जो है लक्ष्य को, व्यक्ति को जो है जब अपना लक्ष्य प्राप्त करना होता है, उसकी जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनी योग्यताओं के अनुसार वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। यानी कोई लक्ष्य होता है तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो है वो प्रयास करता है, लेकिन उसके लक्ष्य में जो है ये रुकावटें आती हैं, बाधाएं आती हैं, बैरियर बोलते हैं, रुकावट बोलते हैं, ये रुकावटें आती हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, एक होती है आपकी वेक्टर प्रेरक शक्ति और एक होती है आपकी वेक्टर बाधक शक्ति। जो वेक्टर प्रेरक शक्ति होती है आपकी, वो आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको प्रेरित करती है, एक तरीके से पॉजिटिव काम करती है। और जो बाधक शक्ति होती है ये आपके लिए बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि आपके कार्य में जो है ये बल जो है रुकावट करता है, मतलब ये शक्ति जो है आपके कार्य में बाधा उत्पन्न करती है। तो व्यक्ति अपनी प्रेरक शक्तियों के साथ अपनी आवश्यकताओं और को पूरा करने के लिए अपनी योग्यता के साथ इन बैरियरों को पार करते हुए, इन रुकावटों को दूर करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो ये जो है इसका जो है एक तरीके से अधिगम करता है चीज को, किस प्रकार से मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस तरीके से वो सीखता है अपने रुकावटों को किस तरीके से हटाना है, किस तरीके से जो बाधक शक्तियां, वेक्टर बाधक शक्तियां उनको दूर करना है, और जो वेक्टर प्रेरक शक्तियां उनके माध्यम से उसे अंदर जाना है, मतलब उस लक्ष्य तक जाना है। तो ये हुआ आपका क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत। जो इसका जो बाहरी क्षेत्र दिखाया है इन्होंने, ये जो क्षेत्र है ये जो है जीवन दायरे के बाहर का क्षेत्र होता है, जिससे मनुष्य का कोई मतलब नहीं होता। जो मनुष्य का मतलब है मनोवैज्ञानिक वातावरण जो अंदर का जो है, ये जीवन दायरे के अंदर जो है इसे मनोवैज्ञानिक वातावरण बोला गया है। इसके अंदर ही सारी प्रक्रिया होती है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। ये व्यक्ति है आपका, ये व्यक्ति लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए प्रयास करता है, उन प्रयासों में कुछ रुकावटें आती हैं जिसे बैरियर बोलते हैं। और इन व्यक्ति के जो लक्ष्य को पाने के लिए दो तरीके की शक्ति काम करती है, एक प्रेरक शक्ति काम करती है, एक बाधक शक्ति काम करती है। बाधक शक्ति जो है रुकावटें देती है या उस काम को करने के लिए भटकाती है आपको, और जो प्रेरक शक्ति है वो सही रास्ते पे जाने के लिए आपको प्रेरित करती हैं। तो ये हुआ जीवन अधिगम सिद्धांत। इसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी शब्द आए हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है कि जैसे मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व क्या है। मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व में प्राणी की इच्छा, रुचि, क्षमता, योग्यता, मनोवृत्ति आदि होती हैं। मनोवैज्ञानिक पर्यावरण या वातावरण क्या है। मनोवैज्ञानिक वातावरण पर्यावरण के सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण से मिला होता है। कोर्टेलेविन ने कहा है व्यक्ति मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है। ये किसने कहा है, इस तरीके की परिभाषा आ जाती है। तो व्यक्ति जो है मनोवैज्ञानिक व्यक्ति होता है, ये कोर्टेलेविन ने कहा है। कोर्टेलेविन ने इसके बाद जो और शब्द बताए, जैसे जीवन दायरा बताया, वहां पर जो जीवन दायरे की चर्चा की गई थी उसे लाइफ स्पेस बोला है। इसमें जो है दो चीजें होती है, मनोवैज्ञानिक व्यक्ति बैठा हुआ होता है, वो जो बीच में बैठा था, और मनोवैज्ञानिक वातावरण होता है उसके चारों तरफ। तो ये होता है जीवन दायरा। कर्षण बल, कर्षण बल जो है एक तरीके से बल, यानी वेक्टर को वेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में।
तो इन्होंने जो बल को कहा है, बल का ही नाम कर्षण बोला है, और कर्षण को जो है वेक्टर बोलते हैं। वेक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक जो है लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए होता है, यानी कि एक जो है धनात्मक कर्षण बल होता है, यानी कि आकर्षण होता है जो लक्ष्य की प्राप्ति करवाता है। ऋणात्मक कर्षण बल जो है लक्ष्य की जो है इन प्राप्ति में बाधक होता है। तो ये जो है दो तरीके के बल वेक्टर काम करते हैं। आकर्षण बल जो है लक्ष्य के पास ले जाता है, और विकर्षण बल यानी कि जो लक्ष्य से दूर ले जाता है। ये दो तरीके के वेक्टर जो हमने वहां पर चर्चा की थी। और सदिश का मतलब होता है बैलेंस, यानी कि जब हम कर्षण शक्तियों को दिशाओं की ओर प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो कर्षण शक्ति है, जो हमारे वेक्टर हैं, जो हमारे बल हैं, वो हमारे लक्ष्य की ओर ले जा रही है हमें, तो वो होगा सदिश। यदि लक्ष्य के से विपरीत ले जा रहा है तो वो होगा आपका अदिश। तो इस तरीके से जो है सदिश के बारे में। द्वंद्व का मतलब होता है कंफ्यूजन। अब हमें क्या है, जब कई तरीके के कर्षण आ जाते हैं, नहीं हमें पास कई लक्ष्य प्राप्ति करने जा रहे हैं हम, और लक्ष्य प्राप्ति के समय हमें कई सारे बल मिल रहे हैं, हम ये कंफ्यूज हो रहे हैं, हम ये तय नहीं कर पा रहे कि कौन सा हमें प्रेरित कर रहा है और कौन सा हमारे जो है हमारे उसके लिए बाधक है। तो मतलब कि एक तरीके से जब हम बल का या वेक्टर का कर्षण में कंफ्यूज हो, या हम उसे नहीं पहचान पाते, वहां पर जब हमें देखना होता है कि कौन सा हमारे लिए सही है, कौन सा रास्ता हमें सही है, कौन सा रास्ता हमारे लिए गलत है, तो वहां होती है द्वंद्व की स्थिति। ये तीन प्रकार के होते हैं, पहुंच द्वंद्व, पहुंच टालना द्वंद्व, टालना द्वंद्व। ये तीन प्रकार के होते हैं। बाधा है अवरोध, बैरियर, जिसपे हमने चर्चा की थी, जो बैरियर होता है आपके लक्ष्य के बीच में, द्वंद्व के कारण बाधा उत्पन्न हो जाती है। यह समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, इस प्रकार का निर्णय लिया जाए, यानी कि किस प्रकार से हम निर्णय लें। उसमें जो होता है जब द्वंद्व हो जाता है हमें कि वेक्टर, हमें कई सारे वेक्टर मिल गए, उसमें हमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा प्रेरक वेक्टर है, कौन सा बाधक वेक्टर है, और उनमें जब द्वंद्व होता है तो उस द्वंद्व की स्थिति में अवरोध पैदा हो जाता है। उस अवरोध में हम समझ नहीं पाते हमें क्या करना है। तो यहीं पर जो है हम अपनी जो पर्सन समझ अपने व्यवहार करता है, तो वही क्या है, अधिगम की प्रक्रिया आती है। तल रूप टोपोलॉजी के बारे में कई बार पूछा गया। ये क्या होता है, कुर्ट लेविन के अनुसार जीवन दायरे का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तल रूप जीवन दायरे की संरचना को बताता है। जीवन दायरे की संरचना उसमें उपस्थित कर्षण एवं सदिश के अनुसार बदलती रहती है। जिस प्रकार जीवन दायरे में उपस्थित कर्षण एवं सदिश में बदलाव आता है, उसी के साथ साथ जीवन दायरे की संरचना भी बदलती रहती है। जीवन दायरे का निरंतर परिवर्तन को ही तल रूपता कहते हैं। यानी कि जो जीवन दायरा है, जो लाइफ स्पेस दिखाया था हमने आपको, जिसके अंदर मनुष्य है, तो इसमें क्या होता है, जो कर्षण बल हैं आपके, और जो आपके सदिश राशि यानी कि जो आपके वेक्टर हैं, जो आपकी जो बैलेंस है करने वाली शक्तियां हैं, तो उनके कारण जो है उसका जो जीवन दायरा जो है मनुष्य का बदलता रहता है, बदलाव आता रहता है। कभी ये इस तरीके का हो जाता है, कभी ये इस तरीके का हो जाता है, कभी इस तरीके का हो जाता है। मतलब उसके अंदर जो है जीवन दायरे में चेंजेस आते रहते हैं, तो वो बोलते हैं टोपोलॉजी। टोपोलॉजी पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपके, गठन एवं पुनर्गठन और गति, जो बलों को कम ज्यादा करने में लगती है, उसे ये गति का प्रयोग, ये चीजें आपके समझने की थी। जीवन दायरे के बारे में और लाइफ स्पेस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा लेविन के क्षेत्र अधिगम या क्षेत्र अधिगम में प्रयोग, यानी कि जो क्षेत्र अधिगमवाद है, क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत है, उसका जो है प्रयोग कैसे किया जाता है शिक्षा के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में, तो यहां से आप देख सकते हैं इसे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है इस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करते हैं। बच्चे को जो है यहाँ सिखाया जाता है कि बच्चा जो है अपने जो सही लक्ष्य को किस प्रकार से पकड़ेगा, उसके जो बैरियर हैं वो सही, उस बैरियर को किस तरीके से पार करेगा, जो उसके प्रेरक वेक्टर हैं तो उनका चुनाव वो कैसा करेगा, जो गलत वेक्टर हैं या जो गलत बल हैं तो उनको कैसे दूर करेगा। यानी कि जो चीजें उसके लक्ष्य को पाने में बाधा उत्पन्न कर सकती हैं, उनका चयन न करके उन चीजों का चयन करना, उन रास्तों का चयन करना, ताकि वो लक्ष्य के पास पहुंच पाए। तो इस तरीके की चीजें जो हैं हम एजुकेशन क्षेत्र में इसको प्रयोग कर सकते हैं। तो ये कोर्ट लेविन का सिद्धांत आपका आता है आपके टेट, सुपर टेट, बीएड और रीट में और बीएड में और सुपर टेट में, ये इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि क्षेत्र अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, कोर्ट लेविन ने दिया है, कौन से सन में दिया है, 1917 में दिया है। इसके अलावा इसके अन्य नाम भी आ सकते हैं। लाइफ स्पेस का संबंध किसके सिद्धांत से है, कोर्ट लेविन के सिद्धांत से। तो इस तरीके से कई क्वेश्चन बनते हैं। आप जो है इसे सही से तैयार कीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी चांसेस होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।